हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता। हम इस वीडियो से शुरू करने वाले हैं यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में चीज़ें। अब यूनियन एग्जीक्यूटिव में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं देखिए। प्रेसिडेंट है सबसे पहले, फिर वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है, देन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, उसके बाद आता है अटॉर्नी जनरल। तो ये सारे हमारे पार्ट हो गए यूनियन एग्जीक्यूटिव के। अभी हम देख रहे हैं प्रेसिडेंट से रिलेटेड चीज़ों को। सो बेसिकली हम अगर सोचें तो हम ये सोचेंगे कि प्रेसिडेंट की हमें ज़रूरत क्या पड़ी, क्यों ज़रूरी हुआ कि हमारे देश में एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये क्वेश्चन आया सामने जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था। तो फर्स्ट हमने सोचा कि हमें ना डिक्टेटरशिप नहीं चाहिए और हमें ऐसी गवर्नमेंट नहीं चाहिए जहाँ पर जो सारी की सारी पावर्स है वो एक ही जगह सेंट्रलाइज होकर रह जाए। तो हम थोड़ा सा डाइवर्स बनाने के लिए हमने जो नॉमिनल हेड है उसको बनाया प्रेसिडेंट को, और पावर्स दी गई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर के हाथों में कि वो चीज़ें चलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखना है कि प्रेसिडेंट के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो प्रेसिडेंट कैसे आएगा, किसके आर्टिकल में क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं वो चीज़ें हमें देखनी है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर है इसका द एग्जीक्यूटिव। इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में कहा जा रहा है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा, देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन 53। इसमें कहा जा रहा है द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शैल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट एंड शैल बी एग्जीक्यूटेड बाय हिम डायरेक्टली। उसके बाद उसके द्वारा डायरेक्टली या फिर थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट, ठीक, थ्रू ऑफिसर्स सबऑर्डिनेट टू हिम अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की वो किस में वेस्ट करेंगी, वो प्रेसिडेंट में वेस्ट करेंगी, और वो एक्सरसाइज की जाएंगी उसके द्वारा डायरेक्टली। वो डायरेक्टली भी कर सकता है और जो उसके सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उनको भी डायरेक्ट कर सकता है कि ये पर्टिकुलर चीज़ें करनी है, आप जा कर के कर लीजिए। ठीक है, अब ये जो डायरेक्शंस हैं या ये जो पावर्स हैं जो वेस्ट करेंगी वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही होंगी। ऐसा नहीं होगा कि उनके पास पावर्स हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट कर सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कुछ कर सकते हैं। जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन होंगी। अब इसके बाद आता है क्लॉज 2, जिसमें कहा जा रहा है विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ द फॉरगोइंग प्रोविजंस द सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। इसमें कहा जा रहा है जो सुप्रीम कमांड है डिफेंस फोर्सेस की, ठीक है, मतलब अल्टीमेट कमांड किसकी रहेगी, डिफेंस फोर्सेस के ऊपर। तो इसमें कहा जा रहा है कहाँ की, यूनियन की होगी, प्रेसिडेंट की, और उसके द्वारा जो लॉ बनाए जा रहे हैं उनके अकॉर्डिंग वो रेगुलेट की जाएगी। इसके बाद आता है थर्ड क्लॉज, जिसमें कहा जा रहा है नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल। इस आर्टिकल में कोई भी चीज़, मतलब आर्टिकल कौन सा, 53। आर्टिकल 53 में कोई भी चीज़ ये नहीं समझी जाएगी टू बी डीम्ड टू ट्रांसफ़र टू द प्रेसिडेंट। ये नहीं समझा जाएगा कि प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र किया जा रहा है किसी भी एनी फंक्शंस कन्फर्ड बाय एग्जिस्टिंग लॉ ऑन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट और अदर अथॉरिटी। कोई भी फंक्शन को प्रेसिडेंट को ट्रांसफ़र करता हुआ नहीं समझा जाएगा जो कि बाय लॉ कन्फर किया गया है किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, और इसमें कहा जा रहा है या फिर किसी अदर अथॉरिटी के ऊपर। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है। इसके बाद आता है क्लॉज बी, प्रिवेंटेड पार्लियामेंट फॉर कन्फरिंग बाय लॉ, ठीक है, फंक्शंस ऑन द अथॉरिटीज़ अदर देन प्रेसिडेंट। तो इसमें कहा जा रहा है कि इस आर्टिकल में कोई भी चीज़ प्रिवेंट नहीं करेगी पार्लियामेंट को बाय लॉ कन्फर करने के लिए किसी भी अथॉरिटी पर कोई भी फंक्शन, ठीक है, लेकिन उसमें प्रेसिडेंट शामिल नहीं होगा। मतलब बाय लॉ प्रेसिडेंट के ऊपर कोई भी फंक्शन आप कन्फर नहीं कर सकते हो, इसमें ये कहा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 54, जिसमें हम देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में।
तो इसमें जब हम इलेक्शन के बारे में देखते हैं तो फर्स्ट चीज़ आती है द प्रेसिडेंट शैल बी इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं ये कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है उसके मेंबर्स ही होंगे जो प्रेसिडेंट को यहाँ पर इलेक्ट करेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि इस इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन शामिल है, तो वो दिया हुआ है ये। अभी क्या क्या है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। अब इसमें कौन कौन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, ये दोनों ही इसमें शामिल है। इसके बाद आता है इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, इनके भी मेंबर्स। अब आगे देखते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें क्या कहा जा रहा है, इन दिस आर्टिकल, इन आर्टिकल 55, मतलब 54 और 55 में जब हम स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, वहाँ पर इंक्लूड किया जा रहा है अलग से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, ठीक है, और यूनियन टेरिटरी ऑफ पौंडीचेरी। तो ये जो चीज़ें हैं ये विशेष तौर पर ध्यान रखनी है। कहाँ, दिल्ली और पौंडीचेरी। ये क्वेश्चन में बनने के हायर चांसेस होते हैं ऐसी चीज़ों के। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 55। इसमें हम बात कर रहे हैं मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, तो इसका फर्स्ट क्लॉज जो आ जाता है जिसमें हम बोलते हैं एज फार एज प्रैक्टिसेबल देयर शैल बी यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट स्टेट एट द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो भी प्रेसिडेंट की इलेक्शन में वोट डाले जाएंगे स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, उनमें यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए हर एक स्टेट में। ठीक है, इसके बाद आता है सेकंड। अब यूनिफॉर्मिटी कैसे चेक करी जाएगी, फॉर द पर्पस ऑफ सिक्योरिंग सच यूनिफॉर्मिटी अमंग द स्टेट्स, हर स्टेट के बीच में, एज वेल एज पैरिटी बिटवीन द स्टेट्स एज अ होल एंड द यूनियन। ठीक है, द नंबर ऑफ वोट्स विच ईच member of parliament and each member of parliament and of the legislative assembly of each state is entitled to cast at such election shall be determined in the following manner। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे MLAs हैं और MPs हैं उनके वोट किस प्रकार से डिटरमाइन किए जाएंगे, तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर बताया गया। ठीक है, ए में कहा जा रहा है एवरी इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब यहाँ पर बात की जा रही है MLAs के बारे में। तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट shall have as many votes as there are multiples of 1000 in the quotation obtained by divided the population of the state by the total number of elected member of the assembly। सो बेसिकली ये ना एक फार्मूला है। सो इस फार्मूला को समझने के लिए हमें ये जो लिखा हुआ है इसको समझना पड़ेगा। तो ये बेसिकली फार्मूला क्या है, देखिए यहाँ पर टोटल पॉपुलेशन ली जाती है जो भी स्टेट है, जैसे हम MP या फिर ले लीजिए UP का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, MP या UP का एग्जांपल ले लिए तो उस स्टेट की पूरी पॉपुलेशन और उसमें जितने MLAs हैं उसको डिवाइड कर दिया जाएगा। तो ये यहाँ पर हमने डिवाइड किया था। ठीक है, इसका रिमाइंडर ये निकल कर के आया। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे या मल्टीप्लाई कर देंगे 1.1/1000 के। तो यहाँ पर ये जो आंसर निकल कर के आया है, अगर ये पॉइंट के बाद वाली संख्या अगर 500 से ज़्यादा है तो हम इस 100 को 101 बना देंगे। अगर 500 से कम है तो ये 100 ही रहेगा। ठीक है, मतलब हम 1 ऐड नहीं करेंगे। तो हमारे MLAs कितने थे, 208। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो वोट की वैल्यू आई है एक MLA के, उसको डिवाइड करके ये वोट की वैल्यू हो जाएगी सारे जो भी MLAs हैं हमारे उनकी। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला है MLA के वोट की वैल्यू निकालने का। तो एक स्टेट के MLAs की
ये वोट की वैल्यू हो गई। इस प्रकार से सारे स्टेट्स की वोट की वैल्यू निकाल ली जाती है। इसके बाद आता है क्लॉज बी, सब क्लॉज बी, ठीक है। इसमें कहा जा रहा है इफ़ आफ्टर टेकिंग सच मल्टीप्लाइज ऑफ 1000 द रिमाइंडर इज़ नॉट लेस देन 500, जो मैंने बताया था आपको 500 से ज़्यादा है तो +1 और कम है तो कुछ नहीं, ठीक है। ईच ऑफ द मेंबर इन द शेल बी इंक्रीज्ड बाय 1, ठीक है, जो मैंने अभी बताया था आपको। इसमें पढ़ोगे आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, मैंने आपको सॉल्व करके बता दिया है वो सारी चीज़, तो वो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। इसके बाद आता है सी, इसमें कहा जाता है ईच इलेक्टेड मेंबर ऑफ, ध्यान में रखने वाली क्या बात है, इलेक्टेड मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो भी MPs हैं वो इलेक्टेड हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। शैल हैव सच नंबर ऑफ वोट्स एज मे बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल नंबर ऑफ वोट्स असाइंड टू द member of legislative assembly of the state under subclause A and B by the total number of elected member of both house of parliament. Fractions exceeding one half of being counted as one and other fraction being discredited. ठीक है, अब इस फॉर्मूले को अगर हम अच्छे से समझना चाहें तो जैसे अभी हमने MLA का समझा था वैसे ही हम MP का समझते हैं। ये देखिए यहाँ पर अगर हमें देखना है तो टोटल नंबर ऑफ वोट जो हैं MLAs को मिले हैं वो सारे इंडिया में सारे स्टेट्स में किस किस को कितना कितना मिला है वो हम टोटल नंबर निकाल लेंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ इलेक्टेड MPs, अब पूरे इलेक्टेड MPs कितने हैं उसको देख लेंगे, तो इसको किया जाएगा डिवाइड, ये आई हमारी वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारा मैनर है कि किस तरीके से इलेक्शन होंगे। अब आता है क्लॉज 3 जिसमें बात की जा रही है द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड द वोटिंग एट सच इलेक्शन शैल बी बाय सीक्रेट बैलेट। तो इसमें कहा जा रहा है कि जो इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का वो किस तरीके से होगा, वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा। मतलब व्हाट इज सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, अब आपको ये लग रहा होगा, और जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होगा वो उस इलेक्शन में बाय सीक्रेट बैलेट दिया जाएगा। अब हमें समझना है कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या होता है। सो बेसिकली सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में ये होता है कि जो भी हमारे कैंडिडेट्स होते हैं हम उनको वोट देते हैं तो हमें प्रेफरेंसेस डालनी पड़ती हैं कि ये 3-4 प्रेफरेंसेस हैं, फर्स्ट पर हम ये चाहते हैं, सेकंड पर ये चाहते हैं, थर्ड पर ये चाहते हैं, फोर्थ पर ये चाहते हैं। तो जैसे जैसे ये ख़त्म होते जाते हैं वैसे वैसे वो वोट बढ़ते जाते हैं, तो इसमें हमें प्रेफरेंसेस मिलती हैं और जो वोट बचते हैं ये वाले ये भी यहाँ पर डिवाइड होते जाते हैं। तो इसको कहा गया है सिंगल ट्रांसफरेबल। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। इन दिस आर्टिकल द एक्सप्रेशन पॉपुलेशन, तो इस आर्टिकल में मेनली पॉपुलेशन का मतलब क्या है। पॉपुलेशन मीन्स पॉपुलेशन एज असर्टेन एट द लास्ट प्रिसाइडिंग सेंसस विच द रेलेवेंट फिगर्स हैव बीन पब्लिश्ड। तो जो लास्ट प्रिसाइडिंग सेंसस हुआ था और जो पब्लिश हो चुका है वही है पॉपुलेशन। अब इसके बाद आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट द रेफरेंस इन द एक्सप्लेनेशन टू द लास्ट प्रिसाइडिंग सेंसस ऑफ विच the relevant figure have been published shall until the relevant figure for the first census taken after the year 2026 have been published construed as reference to the 1971 census। तो इसमें कहा जा रहा है जब तक 2026 के बाद फर्स्ट सेंसस नहीं आ जाता है तब तक हम लास्ट सेंसस 1971 का लेकर के चलेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 56 जिसमें हम बात कर रहे हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। व्हाट इज़ दिस नाउ। इसका फर्स्ट क्लॉज बोलता है, देखिए फर्स्ट क्लॉज, द प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर द टर्म ऑफ 5 ईयर। तो जो प्रेसिडेंट है वो 5 साल के लिए अपना ऑफिस होल्ड करेगा फ्रॉम द डेट ऑन विच एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस, जब वो एंटर करेगा उस दिन से 5 साल तक। अब इसमें आता है प्रोवाइजो। प्रोवाइजो क्या कह रहा है, प्रोवाइडेड दैट द प्रेसिडेंट मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस्ड टू द प्रेसिडेंट, कौन सा, वाइस प्रेसिडेंट को, रिज़ाइन कर सकता है ऑफिस से।
तो इसमें कहा जा रहा है जो भी प्रेसिडेंट है वो लिख करके अंडर हिज हैंड वाइस प्रेसिडेंट को संबोधित करके अपने ऑफिस से रिज़ाइन कर सकता है। इसके बाद आता है बी। इसमें कहा जा रहा है द प्रेसिडेंट में फॉर वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय इम्पीचमेंट इन द मैनर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 61। सो बेसिकली इसमें कहा जा रहा है कि अगर जो प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करता है तो वहाँ पर उसको इम्पीच किया जा सकता है जो आर्टिकल 61 में बताया है उसके अकॉर्डिंग। इसके बाद आता है सी। द प्रेसिडेंट शेल नॉट विथ स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ द टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज सक्सेसर एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। तो जो प्रेसिडेंट अपना ऑफिस होल्ड करके बैठा था उसका जो टर्म है वो एक्सपायर भी हो जाता है, लेकिन तब तक कंटिन्यू करेगा जब तक उसका जो सक्सेसर है वो अपने ऑफिस को संभालने के लिए आ ना जाए, एंटर अपॉन हिज ऑफिस, जब तक अपने ऑफिस में एंटर ना कर ले। इसके बाद आता है सेकंड क्लॉज। देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, एनी रजिस्ट्रेशन एड्रेस टू द वाइस प्रेसिडेंट अंडर क्लॉज ए ऑफ द प्रोवाइजो टू क्लॉज 1 shall forthwith communicated by him to the speaker of the house of people। सो इसमें कहा जा रहा है अगर कोई भी रेजिग्नेशन दिया जाता है वाइस प्रेसिडेंट को, ठीक है, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा, और ऐसा कोई रेजिग्नेशन आया है जो उसको बताया गया है तो वो कम्युनिकेट करेगा वाइस प्रेसिडेंट हाल के हाल स्पीकर ऑफ लोकसभा को, ठीक है, हाउस ऑफ पीपल मतलब। इसके बाद आता है नेक्स्ट आर्टिकल 57। इसमें बताते हैं एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन के लिए क्या एलिजिबिलिटी है वो, अ पर्सन हु होल्ड्स और हु हेल्ड, जो व्यक्ति होल्ड कर रहा है अभी या फिर जिसने होल्ड किया हुआ है पहले, द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, इसका प्रेसिडेंट का ऑफिस, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए, किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो एलिजिबल है फॉर द री इलेक्शन ऑफ द ऑफिस के लिए, री इलेक्ट होने के लिए। अब बात की जाती है नेक्स्ट आर्टिकल 58। इसमें बात की जा रही है क्वालिफिकेशंस के बारे में कि अगर किसी को प्रेसिडेंट बनना है तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। इसमें कहा जा रहा है नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट। कोई भी व्यक्ति एज अ प्रेसिडेंट वो एलिजिबल नहीं होगा। अब कब नहीं होगा, अगर वो सिटीज़न नहीं है तो, ठीक है, अनलेस ही इज सिटीज़न, उसे सिटीज़न होना चाहिए और हैज़ कम्प्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स, 35 ईयर्स कंप्लीट की जानी ज़रूरी है। इसके बाद इज़ क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए वो एलिजिबल होना चाहिए। इसके बाद आता है सेकंड क्लॉज, अ पर्सन शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट इफ़ ही होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसमें कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्ट नहीं हो सकता अगर उसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है, अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट और किसी भी लोकल या अदर अथॉरिटी के अंडर जो कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, ठीक है। इसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। इसमें कहा जा रहा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन अ पर्सन शैल नॉट बी डीम्ड टू हैव एन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बाय रीज़न ऑफ, एक व्यक्ति को यह नहीं कहा जाएगा कि उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है केवल इस रीज़न से दैट ही इज़ द प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनियन एंड गवर्नर। अगर वो वाइस प्रेसिडेंट है या प्रेसिडेंट है या फिर गवर्नर है तो नहीं कहा जाएगा क्या है वो, कि उसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड किया हुआ है या फिर वो मिनिस्टर है किसी भी स्टेट का और यूनियन। तो ये कुछ लोग हैं, 4 लोग जिनको यहाँ से बाहर रखा गया है। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 59। इसमें बताया जा रहा है कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जो फुलफिल होनी चाहिए। जैसे क्या है, द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी द मेंबर ऑफ either house of parliament or house of legislature of state, and if the member of either house of parliament or house of legislature of the state be elected as president, he shall be deemed to have vacated
his seat in that house on the date on which enters upon his office of president. So basically इसका मतलब ये है कि जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है और हाउस ऑफ लेजिस्लेटर है किसी भी स्टेट का, प्रेसिडेंट को उसका मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन में ये था कि वो एलिजिबल होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, ठीक है, लेकिन उसे होना नहीं चाहिए जब वो प्रेसिडेंट बन रहा है। अगर वो प्रेसिडेंट जब बन रहा है वो मेंबर है किसी भी पार्लियामेंट के किसी भी हाउस का या फिर लेजिस्लेटर का किसी भी स्टेट के, तो जैसे ही वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाएगा उसके बाद जिस डेट पर वो अपने ऑफिस में एंटर करेगा समझा जाएगा कि उसने जो भी अपनी सीट थी पार्लियामेंट में या फिर लेजिस्लेटिव हाउस में वहाँ पर उसने विकेट कर दी है। इसके बाद आता है सेकंड, द प्रेसिडेंट शैल नॉट होल्ड एनी और अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। तो ये कंपलसरी है, कोई और अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होल्ड करेगा। द प्रेसिडेंट शैल बी एंटाइटल्ड विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट to use of his official residence and shall be also entitled to such emoluments, allowances, privileges as may be determined by the parliament by law, ठीक है। And until the provision in that behalf so made, such emoluments, allowances, privileges as are specified in the second schedule। तो बेसिकली सेकंड शेड्यूल में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करी गई हैं, क्या सैलरी होगी, क्या अलाउंसेस होंगे, क्या सारी चीज़ें किसी को भी प्रोवाइड करी जाएंगी, ठीक है। ये है आपका जनरल रूल। अब अगर किसी को लॉ के द्वारा बना करके किसी को लॉ बना करके बता दिया है कि इसको ये चीज़ें देनी है, तो फिर इसको ओवरराइड करके ये अप्लाई होगा। वही चीज़ यहाँ पे बताई गई है। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो विदाउट रेंट, मतलब उसको रेंट पे करने की ज़रूरत नहीं है, ऑफिशियल जो भी रेजिडेंस हैं उनको भी यूज़ कर सकते हैं और जो उनको एमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस हैं वो सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके बाद कहा जा रहा है द एमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड। उनको कम नहीं किया जाएगा जब वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में होंगे, मतलब जब उनका टर्म चल रहा होगा। नेक्स्ट आर्टिकल आता है 60। इसमें ओथ और अफर्मेशन के बारे में बताया जा रहा है। एवरी प्रेसिडेंट एंड एवरी पर्सन एक्टिंग एज अ प्रेसिडेंट, हर एक प्रेसिडेंट और जो पर्सन एक्ट कर रहा है एज अ प्रेसिडेंट, अगर विकेट है, सीट या ऐसा कुछ है, और डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। मान लीजिए किसी कारणवश प्रेसिडेंट अवेलेबल नहीं है या फिर सीट खाली हो गई, ऐसा कुछ भी आता है, तो कोई भी व्यक्ति जो डिस्चार्ज कर रहा है उनके कार्यों को, वो एंटर करने से पहले उनके ऑफिस में मेक एंड सब्सक्राइब इन द प्रेजेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इन हिज एब्सेंस द सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो ये चीज़ें याद रखनी है। इज अवेलेबल इन ओथ और अफर्मेशन इन द फॉलोइंग टर्म्स, दैट इज टू से, अब ये इनकी ओथ और अफर्मेशन है। आई ये भी डू swear in the name of God that I will faithfully execute the office solemnly affirms। और आगे कहा जा रहा है of the president or discharge the function of the president of India and will be the best of my ability preserve, protect and defend the constitution and the laws, and I will devote myself to service and well-being of the people of India। तो ये हुई ओथ। अब आगे आता है 61। 61 में बात की जा रही है प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसको इम्पीच कैसे किया जाएगा, उसको अगर किसी भी कारणवश हटाना पड़ रहा है तो कैसे हटाया जाएगा, ये चीज़ है। तो इसको हम देखते हैं। फर्स्ट क्लॉज में कहा जा रहा है व्हेन द प्रेसिडेंट इज टू बी इम्पीच्ड फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जिन चीज़ों के लिए इम्पीच किया जा सकता है वो ये चीज़ें, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द चार्ज शैल बी प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। सो बेसिकली यहाँ पर क्या है, जो प्रेसिडेंट है जब उसको इम्पीच किया जाना है
किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन के वायलेशन के लिए, तो उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो किसी भी हाउस ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा प्रेफर किए जा सकते हैं। और सेकंड में कहा जा रहा है नो सच चार्ज शैल बी प्रेफर्ड अनलेस, कोई भी चार्ज उस कंडीशन में लेकर नहीं आया जाएगा जब तक ये जो कंडीशन है ये फुलफिल नहीं हो जाती। अब ये क्या है, ए में कहा जा रहा है द प्रपोजल टू प्रेफर द चार्ज इज contained in resolution which has been moved after at least 14 days notice in writing signed by not less than 1/4 of total members of the house has been given of their intention to move the resolution। तो इसका क्या मतलब हुआ, ऐसा कोई प्रपोजल या ऐसा कोई चार्ज लेकर के आना है, इसका प्रपोजल लेकर के आया जाएगा, ठीक है, जिसमें वो सारी चीज़ें होंगी कि ऐसा ऐसा हम लेकर के आना चाहते हैं। करीब 14 दिन पहले राइटिंग में नोटिस दिया जाएगा, ठीक है, जिसको साइंड किया जाना चाहिए 1/4 ऑफ टोटल मेंबर ऑफ दैट हाउस। अगर लोकसभा है तो उसके जो टोटल मेंबर्स हैं उसके 1/4 तो उसको सपोर्ट करने ही चाहिए, जिससे ये पता चलेगा कि उनकी इंटेंशन है उस रेजोल्यूशन को लेकर के आने की। इसके बाद आता है बी, इसमें कहा जा रहा है सच रेजोल्यूशन हैज़ बीन पास्ड बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, और उसको पास किया जाना चाहिए। यहाँ पे तो सपोर्ट वाली बात थी इधर, इसमें यहाँ पे पास करने के लिए 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए, ठीक है, उस हाउस की। इसके बाद थर्ड में आते हैं व्हेन अ चार्ज हैज़ बीन प्रेफर्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट। जब एक हाउस में ऐसा कोई चार्ज आता है तो अदर जो हाउस है वो इन्वेस्टिगेट करेगा उस चार्ज को और कॉज को, ठीक है। टू बी इन्वेस्टिगेटेड प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर। तो प्रेसिडेंट के पास राइट है कि वो अपीयर कर सकता है और रिप्रेजेंट कर सकता है उस इन्वेस्टिगेशन में खुद को। इसके बाद आता है फोर्थ, इफ़ एज अ रिजल्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, और जब रिजल्ट आता है उस इन्वेस्टिगेशन का, अ रिजोल्यूशन इज पास्ड बाय मेजॉरिटी नॉट लेस देन 2/3, और जो रिजोल्यूशन है वो बाय 2/3 ऑफ मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है, जिसके द्वारा वो चार्ज लाया गया था तब, और जिसके द्वारा इन्वेस्टिगेट किया हुआ उसके द्वारा भी 2/3 ऑफ टोटल मेंबरशिप अगर वो पास हो जाता है और वो डिक्लेयर कर देते हैं कि चार्ज जो प्रेफर किया गया था वो सस्टेन करता है, वो सही चार्ज है। जब सस्टेन कर जाता है तो उसका इफेक्ट ये होगा कि रिमूव कर दिया जाएगा प्रेसिडेंट को उसके ऑफिस से उस डेट से जब रेजोल्यूशन पास हुआ था। इसके बाद आता है 62, जिसमें बात की जा रही है टाइम ऑफ होल्डिंग द इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ पर्सन इलेक्टेड टू फिल द कैजुअल वैकेंसी। फर्स्ट क्लॉज में कहा जा रहा है जब इलेक्शन होते हैं, ठीक है, कोई भी वैकेंसी कॉज होने वाली है कि भाई प्रेसिडेंट जो है वो उनका टर्म जो है एक्सपायर होने वाला, तो उस एक्सपायरी से पहले ही कंप्लीट हो जाना चाहिए उसके इलेक्शंस, ठीक है। अब सेकंड में बोला जा रहा है कि एन इलेक्शन टू फिल द वैकेंसी इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट अकरिंग बाय द रीज़न ऑफ डेथ। अगर इन रीज़न से वैकेंसी आ रही है, वैकेंसी उत्पन्न हो रही है, तो एज सुन एज पॉसिबल, जैसे ही वैकेंसी आ जाती है उसके बाद एज सुन एज पॉसिबल उसको कंडक्ट करवा देना चाहिए, जिसमें 6 मंथ से ज़्यादा की देरी नहीं होनी चाहिए। अब द डेट ऑफ अकरिंग द वैकेंसी एंड द पर्सन इलेक्टेड फॉर द वैकेंसी शेल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ 56, और यहाँ पर जो भी चीज़ें होंगी वो सब्जेक्ट टू 56 रहेंगी आर्टिकल, ठीक है। बी एंटाइटल्ड टू होल्ड द ऑफिस फॉर द फुल टर्म ऑफ 5 ईयर, और वो 5 साल के लिए एंटाइटल होगा फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स। तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है प्रेसिडेंट को। इसके बाद हम वाइस प्रेसिडेंट को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है बताइएगा।